नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कमायनी के काव्य सौंदर्य पर चर्चा कर रहे थे। पहले हमने इसके कमायनी का भाव सौंदर्य उस पर चर्चा की। आज हम कमायनी का शिल्प सौंदर्य इस पर चर्चा करेंगे। कमायनी भाव सौंदर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है और शिल्प विधान की दृष्टि से भी यह अद्वितीय कृति की कैसे कही जा सकती है। एक विद्वान का मत है कि कमायनी में कला पक्ष के अंतर्गत अनेक प्रकार की सफल शैलियों का प्रयोग किया गया है। शब्द विधान का स्तर समकालीन अन्य सभी काव्य कृतियों से कहीं ऊंचा है, औदात्य मंडित है। प्रतीक पद्धति को एक तार योजना इसमें की गई है। हृदयग्राही बिंबों का अतुल कोश इसमें छिपा पड़ा है। शिल्प विधान के 3 पक्ष होते हैं। नंबर 1 वस्तु शिल्प, नंबर 2 शैली शिल्प और तीसरा अभिव्यक्ति शिल्प। सबसे पहले हम वस्तु शिल्प पर बात करेंगे। कमायनी की कथा के संबंध में पहले प्रसाद जी ने कथा वस्तु के संयोजन में उतनी मुखर नहीं है। उसकी वस्तु रचना और प्रबंध चयन में कई कमियां रह गई है। इसमें प्रसाद ने कमायनी के आमुख में इस बात को स्वीकार किया है कि इस काव्य की कथा वस्तु वेदों से लेकर पुराणों तक बिखरे सूत्रों के रूप में उन्हें मिली है, जिन्हें एकत्रित करके कवि ने वस्तु शिल्प का भवन खड़ा किया है। कमायनी काव्य प्रसाद ने लज्जा, वासना, त्रिदिक विश्व के इंद्रजालिक प्रकोष्ठ निर्मित है। समस्त सर्गों का नामकरण भी प्रवृत्तियों के आधार पर ही किया गया है। इस प्रकार कथा वस्तु को नितांत नए प्रयोगों से संपन्न करके वस्तु शिल्प की मौलिकता को और संधान विधान का मार्ग प्रशस्त किया गया है। शैली शिल्प, इस दिशा में सबसे प्रमुख बात यह है कि कमायनीकार ने वर्णनात्मक शैली का तिरस्कार किया है और नायक तथा नायिका को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देता है। छायावाद का कवि न तो अपने विषय में और न अपने पात्रों के विषय में कुछ छिपाता है। वह खोलता है, चितराता है, बिखराता और लुटाता है। कमायनी में यही खोलना और बिखेरना ही उसकी शैली की विशेषता है। चिंता सर्ग से ही वह नायक के चरित्र की मानसिक ग्रंथियां खोलने लगता है। वह देव संस्कृति का अंश है जो विषय वासना और भोगों में ही प्रवृत्त रहते थे। उसमें भी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख के समान जाग रही है। मुक्त अथवा सहज शास्त्रीय पद्धति, कमायनी में प्रसाद ने मनोविज्ञान का प्रचुर सहारा लिया है। कथा सूत्रों को जोड़ने में मनोवृत्तियों के
अंतरंग चित्रण एवं मनु की स्मृति को कुरेदने का प्रयास किया गया है। मनोविज्ञान में मुक्त साहचर्य को मनोग्रंथि खोलने का माध्यम माना गया है। किसी वस्तु को देखकर अतीत की घटनाएं याद आ जाती है, यही मुक्त साहचर्य कहलाता है। आशा सर्ग में अनंत रमणीय को वह जानना चाहता है। इसी समय जीवन की पुकार से उसका हृदय भर उठता है और उसके पुराने अवशेष चारों ओर के जीवन से प्रभावित होते हैं। काम सर्ग में अतीत का विलास लहरें लेता है। ईड़ा सर्ग में भौतिकता के विरुद्ध गांधीवादी अध्यात्मक उभरने लगता है। इस प्रकार कवि की शैली स्मृतिजन्य मुक्त साहचर्य से निर्मित हुई है। प्रकृति तत्व की प्रचुरता। कमायनी प्रबंध होते हुए भी उसके शिल्प में प्रबंध के तत्व शिथिल है। छायावाद की अंतरात्मा प्रगीतोन्मुखी रही है। कमायनी में भी प्रबंध के आवरण के नीचे प्रगति अथवा गीति की प्रेरणा लहर लेती दिखाई देती है। प्रगीत शैली की सभी विशेषताएं कमायनी में मौजूद है। भावों की व संवेगों की तरलता क्षिप्रता के साथ तल स्पर्शी अभिव्यक्ति, अनुभूति की सच्चाई के साथ कल्पना के माधुर्य एवं लालित्य की रमणीय संयोग, इतिवृत्त वर्णन व वस्तुनिष्ठता के प्रति उदासीनता और आत्मानुभूति के प्रति सूक्ष्म अनुराग, प्रेम, स्नेह, करुणा आदि सुकुमार भावों की व्यंजना, प्रकृति के प्रति आत्मीयता पूर्ण रागात्मक संबंध, जीवन की साधना से विरक्ति, काल्पनिक सौंदर्य, लोक में विहार करने की वृत्ति, गेयता और संगीतात्मकता, ये सभी प्रगीत के तत्व कमायनी में अधिक मात्रा के साथ मिलते हैं। अभिव्यक्ति शिल्प के तहत भाषा। कमायनी की भाषा भी कविता की भाषा है। इसमें सीधे सपाट तथ्य कथनों की न्यूनता और बिंब विधायनी पद संघटना की प्रचुरता है। प्रसाद भाषा प्रयोग के कुशल और सावधान शिल्पी थे। बिंब विधान। सामान्यतया बिंब में नयन गोचरता का भाव रहता है, अतः चक्षु बिंबों की कल्पना सहज ही हो जाती है। लेकिन प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का अनुभव मनोविज्ञान में बिंब माना गया है। इसलिए शब्द, स्पर्श, गंध और स्वाद के भी बिंब होते हैं। दिग्दाहों में धूम उठे या जल थर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम कंपन, झंझा के चलते झटके, श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा का रूपांकन अध खुले अंगों के साथ किया है। बिखरी अलकें जो तर्क जाल में भी ईड़ा का रूप बिंब है, जो चक्षु से आस्वाद है।
दर्शन सर्ग में कामायनी का दिव्योजल और प्रभावशाली बिंब है। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमेह अभिशाप, गुण तथा रीति। कामायनी में ओज, प्रसाद, माधुर्य गुण, गौड़ी, वेभर्दी और पांचाली रीति तथा परुषा, कोमला और नागरिका वर्ती का सुविचारित एवं स्वाभाविक सौंदर्य है। लाली बंद सरल कपोलों में, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों की घुंघराली, मन की मरोड़ बंद कर जगती। इस छंद में रह लय की आवर्ती, अनुनासिक ध्वनियों को विद्यमानता तथा समाज का अभाव पाठक के चित्त को द्रवीभूत करते हैं। इसलिए इस छंद में माधुर्य, गुण, वेभर्दी रीति और उपनागिका वर्ती का सुंदर समायोजन किया गया है। अलंकार योजना। कामायनी में सभी प्रकार के शब्दालंकार और अर्थालंकारों का सौंदर्य दिखाई देता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, पुनरुक्ति आदि शब्दालंकार और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अपहुंति आदि अनेक अलंकारों के वर्णन मिलते हैं। जिसमें अनुप्रास कंकण, कवाणित, रणित निपुण थे। यमक अलंकार विश्व भर सौरभ से भर जाए। श्लेष सचमुच में श्रद्धा विहीन। उपमा उषा सुनहेले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उत्प्रेक्षा उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है, फूट पड़ी करती कलगान। रूपक सिंधु सेज पर धरा, वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि प्रसाद की अलंकार योजना कथ्य की प्रभाव विष्णुता के लिए नियोजित हुई है, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं। छंद योजना में हिंदी काव्य के वर्ण, वर्त तथा मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। कामायनी में मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया गया है। चिंता सर्ग में वीर और लावणी छंद में 10 तथा 15 मात्राओं का पर विराम के साथ वीर छंद होता है। वस्तुतः छायावादी कवियों ने संगीत को समन्वित करने के लिए ही छंद को महत्व दिया है। पंत की धारणा है कि कविता और छंद के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। प्रसाद भी संगीत तत्व के पक्षधर थे, इसलिए कामायनी में नए पुराने तुकांत अतुकांत छंदों का प्रयोग किया गया